गठबंधन के पार सियासी सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा की सियासत में वार पलटवार लगातार जारी है। गठबंधन में सरकार चला रहे बीजेपी जेजेपी में तालमेल की कमी दिख रही है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दल अपनी जीत का दम भर रहे हैं। चुनावी मैदान में मोर्चाबंदी के बजाय कौन किस मोर्चे से अपना दम दिखाएगा, इस बात को लेकर बीजेपी और जेजेपी नेता एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ रहे हैं। गठबंधन की मजबूती पर टिकी बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग खेमाबंदी की बात कर रही है, तो कांग्रेस को पूरा यकीन है कि आने वाला चुनाव उसकी विजय का चुनाव है। कांग्रेस का दावा है कि गठबंधन की गांठ और सियासी स्वार्थ को हरियाणा की जनता समझ चुकी है और आगामी चुनाव में कांग्रेस अपनी विजय पताका फहराने वाली है। दो 2024 के चुनावी साल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता पर काबिज सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावी बीजेपी जो है वो बीजेपी जेजेपी मिलकर लड़ेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि चुनावी क्षेत्र को लेकर दोनों में तकरार है। हिसार लोकसभा और जींद जिले की उचाना कला विधानसभा सीट से कौन चुनावी मैदान में होगा, इस बात को लेकर बीजेपी जेजेपी में तीखी बयानबाजी हो चुकी है। गठबंधन में टूट या कितना टूट, ये मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि फिर से बयानों का दौर शुरू हो गया है। कभी विकास कार्यों का श्रेय लेने को लेकर तो कभी अपने मजबूत जनाधार को लेकर। लोकसभा चुनाव में जीत और पार्टी की मजबूती को लेकर जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि अभी से अगर कोई दल अपनी जीत का दावा करता है तो वो हवाई है। दिग्विजय का कहना था कि आज जनता बतौर सांसद डॉक्टर अजय चौटाला और दुष्यंत के काम को याद कर रही है, क्योंकि आजकल तो बहुत से सांसद ही गुमशुदा हैं और अपने क्षेत्र का काम तक नहीं देखते, और इसीलिए जनता आज क्षेत्रीय दलों की ओर निहार रही है। अब दिग्विजय के ये शब्द बाण किस और किसके लिए थे, इस एक सवाल ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। उधर बीजेपी अपनी भारत गौरवशाली रैली के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है और प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो कांग्रेस को विश्वास है कि इस बार जीत की बाजी उसी के हाथ है। कुल मिलाकर सवाल है कि हरियाणा की सियासत में क्या चुनाव लाएगा भूचाल, समीकरण बदलेंगे चाल, चुनावी बिसात पर कौन चलेगा गहरी चाल। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे बड़ा मुद्दा में बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि जेजेपी के नेता जो हैं उनके सुरताल क्या है। दावा अभी बहुत हवाई है, अभी लोगों के बीच में जाना है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लोगों का विश्वास जीतना है और लोग आज जो है वो रीजनल पार्टीज़ की ओर बड़ी मजबूती से देख रहे हैं। मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ, भिवानी के अंदर तो विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी के काम को याद कर रहे हैं एज ए एमपी। आजकल के जो एमपीज़ होते हैं वो आपने देखा, बहुत सारे एमपीज़ तो गुमशुदा रहते हैं, अपने क्षेत्र का काम भी नहीं देखते। तो दुष्यंत चौटाला जैसे एमपी रहे या यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह जी एमपी रहे, उस कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। लोगों के बीच में रहने वाले को ही नायक बनाने का काम करेंगे आने वाले समय में। तो ये दावे अभी तो बहुत हवाई हैं। जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जहाँ तक वो उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 सीटें बीजेपी की, उसमें कुछ नहीं कहूँगा। उनका कहना वाजिब है, वो चुनाव लड़ें और 10 की 10 जीतें, उनको शुभकामनाएं भी देंगे। और जहाँ तक वो कहते कौन सा गठबंधन, तो ये बात मैं समझता हूँ कि इतना इमेच्योर स्टेटमेंट अगर कोई इतनी बड़ी पार्टी का प्रभारी, स्टेट प्रभारी दे रहा है, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। उनकी गठबंधन तो सामने है, भाजपा जजपा का गठबंधन है, मिलकर के सरकार चल रही है और जिम्मेवारियों के पद पे बैठे हैं हमारे लोग। दुष्यंत जी के पास कितने महकमे हैं, बाकी दोनों मिनिस्टर्स हमारे हैं। गठबंधन तो वही है। अब वो कौन सा पूछना चाहते हैं, अब ये मेरे
तो चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए वो कुछ मोटी मोटी बातें जो जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है और अगर कोई भी दल अभी से चुनाव में जीत की बात करता है तो वो सिर्फ हवा हवाई है। बतौर एमपी डॉक्टर अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला के कामकाज को लोग याद कर रहे हैं। आज क्षेत्रीय दलों की तरफ जनता आस और उम्मीद की नजर से देख रही है और जेजेपी पूरी ताकत के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरेगी और साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जेजेपी जो है मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने वाली है और जीत उसे ही मिलने वाली है। बतौर एमपी डॉक्टर अजय सिंह और दुष्यंत के काम को याद कर रहे हैं। साथ ही अपने इस बयान में उन्होंने एक तंज भी कसा कि आज के जो सांसद हैं, मौजूदा जो सांसद हैं वो तो गुमशुदा हैं, अपने ही क्षेत्र में कामकाज को नहीं देखते हैं, तो जनता उसी को चुनने वाली है जो जनता के बीच रहकर काम कर रहा है और जनता के बीच रहने वाले नेता का ही चुनाव जनता इस बार करने वाली है। साथ ही कांग्रेस को लेकर भी दिग्विजय ने निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, जरा कांग्रेस इस बात का ही जवाब दे दे, इस सवाल का ही जवाब दे दे कि संगठन जो है कब उसका बनने वाला है। यहां तक कि दिग्विजय ने अपने बयान में कांग्रेस को तो पार्टी मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसका संगठन नहीं वो पार्टी ही नहीं। तो 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। इसमें जो दिग्गज अभी साथ हैं वो एक दूसरे के क्या खिलाफ होकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि जो अभी गठबंधन के वीर हैं वो अपनी अपनी जीत को अधीर नजर आ रहे हैं। तो गठबंधन के पार सियासी सरोकार, क्या यही है सच जो इस वक्त नजर आ रहा है या इसके पार कुछ और भी तस्वीर नजर आ रही है? इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। जोगिंदर मोर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। उमेश भाटी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो उमेश भाटी जेजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, उमेश जी, गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ आगे चल रही है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन गठबंधन कब तक टिका रहने वाला है और क्या अब इस गठबंधन में ऐसी गांठ पड़ गई है जिसे खोलना नामुमकिन है? क्योंकि भविष्य में लग रहा है कि दोनों दल अलग अलग जो है चुनावी मोर्चा संभालने वाले हैं, एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ। देखिए कायनात जी, अगर हम बात करें गठबंधन की तो ये प्री इलेक्शन गठबंधन नहीं था, ये पोस्ट इलेक्शन गठबंधन था। सबको, जनता को पता है कि हम लोगों ने सबने इलेक्शन अलग अलग लड़ा, बीजेपी ने अलग लड़ा, कांग्रेस ने अलग लड़ा, जेजेपी ने और इनेलो ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। लेकिन क्योंकि मैंडेट नहीं था किसी के पास भी, तो इसीलिए हरियाणा में एक प्रॉपर सरकार मिले, हरियाणा दोबारा से इलेक्शन में ना जाए, इलेक्शन मोड में हरियाणा का दोबारा से इलेक्शन में खर्चा ना हो और एक अच्छी सरकार मिले, तो जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा के अंदर सरकार चलाई। और आपके सामने है, पिछले 4 साल के अंदर आप देखेंगे, जो पौने 4 साल हुआ है, इसके अंदर एक सिस्टम से, प्रॉपर तरीके से और जीरो टॉलरेंस के साथ में सरकार को चलाया जा रहा है और अभी चल रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चल रही है, सरकार चल रही है। लेकिन चूंकि दोनों पार्टियां अपने अपने गठबंधन को, धर्म को निभा भी रही है, लेकिन साथ साथ क्योंकि देखिए पार्टियों का मकसद ही तब होता है इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन लड़के जीत के आना और उसके बाद सरकार बनाना। हर कार्यकर्ता का अपना एक इच्छा होती है, एक मन होती है। उसी तरीका से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हरियाणा में अगला जो चीफ मिनिस्टर बने वो दुष्यंत चौटाला जी बने। तो दुष्यंत चौटाला जी कब बनेंगे चीफ मिनिस्टर? जब हमारे पास में 46-47 हमारे पास खुद के एमएलए होंगे। आज अगर आप देखें, हम एमपी की बात करें चाहे एमएलए की बात करें, आगे गर्भ में क्या है मुझे नहीं पता, गठबंधन के बारे में क्या रहेगा, कैसे रहेगा। लेकिन आज के समय की बात करें तो आज के समय में हम लोग पूरी तरीके से
एमपी की तैयारी भी कर रहे हैं, एमएलए की भी तैयारी कर रहे हैं। उमेश जी, 90 अभी जो विधानसभा की आपने तैयारी बात है। कही कि हरियाणा की जनता जो है दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है, और जब बिल्कुल। जेजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी यहाँ पर, मुझे याद है तब भी यहाँ पर पार्टी का यही इरादा था कि दुष्यंत जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कुछ अलग ही समीकरण यहाँ बैठे, उप मुख्यमंत्री वो जरूर बने, लेकिन अभी भी वो जो बात है वो दिल में है। और जो अभी इरादा आपने जाहिर किया वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो देखिए वादा कायनाथ आपने जी, ये किया तो था बहुत अच्छी बात है गठबंधन कि आप उस करते डिबेट वक्त में उस पर भारी आपने ही वो पड़ेगा। डिबेट ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें कि आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बने हैं। और बहुत अच्छा रहेगा जब दोबारा एक डिबेट होगी कायनाथ जी, तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे, नहीं मैं भी उमेश होंगा जी, और मैं आप भी ये होंगे जानना यहाँ चाह पर। रही हूँ, गठबंधन करते वक्त जो वादा आपका दोनों दलों का हुआ था आपस में, उस वादे पर ये इरादा भारी पड़ने वाला है। देखिए जो वायदे थे हमारे चुनावी वायदे, उन चुनावी वायदों को हमने दोनों ने मिलकर जो है ना गठबंधन के तौर पे पूरी कोशिश करी कि हरियाणा के अंदर हम उन कामों को करें। कुछ चीजें हैं जो मलाल जो जैसे कहा था कि भाई 3,000 तक हम जो है अभी लेकर आ पाए हैं वृद्धा पेंशन को। और एक मलाल है हमारे अंदर कि हमने उसको 5100 बोला था और हम कोशिश में लगे हुए कि उसको 5100 करें। लेकिन हकीकत यही है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली कलम से हम 5100 जो है बड़े बूढ़ों की जो हमारी जो पेंशन है उसको 5100 करेंगे। ऐसे बहुत से वादे हैं कि जिन जो तो हमें अभी आपकी अभी सरकार पूरे नहीं है करने हैं क्या? और हमने पहले भी पूरे किए नहीं जो वादे उमेश जी, किए हैं, अब और आगे भी हमारा मन है। उमेश जी, अभी क्या सरकार नहीं है क्या आपकी? आपने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो अभी किसकी सरकार है? देखिए अभी अभी मात्र 15 से 20% का हमारा हिस्सा है। हम्म। ज्यादा जो बड़ी तादाद में अगर देखेंगे तो विधायक हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे 10 के 10 विधायक हैं और 10 के 10 के विधायक होने के बावजूद हमें जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हमें उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में दुष्यंत चौटाला जी एकमात्र ऐसे लेकिन यहाँ पर पॉलिटिशियन एक है, सवाल आपने मैं देखा यही होगा, आपसे सबसे करना ज्यादा मेहनत चाहूंगी, करी क्या उन्होंने आप हरियाणा फिर के मान अंदर। रहे हैं कि बीजेपी की आप लोकप्रियता को जो है, या फिर उसकी जो मजबूती है, आप उसको इनकार कर रहे हैं, उससे उसको नकार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि एक जो बड़ी लकीर है उसके आगे आप एक और बड़ी लकीर खींच देंगे? चुनाव में आपको विश्वास है कि आप जो है 45 से 46 सीटें जेजेपी की आ जाएंगी? देखिए राजनीति में मेहनत करके बड़ी लकीर खींचेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और बड़ी लकीर नहीं खींचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुष्यंत चौटाला को अगर हमें सीएम देखना है तो हमें बड़ी लकीर हरियाणा के अंदर खींचनी पड़ेगी, और उसको खींचने के लिए मैं ही नहीं लेकिन अकेला, सारे जितने लेकिन भी किस जननायक जनता आधार पर? पार्टी वो के आधार क्या कार्यकर्ता हैं होगा वो उमेश जी? ठीक मजबूती है, से आप कमर कस विपक्षी सकते हैं। दलों से लड़ते हैं, जब दूसरे दल की आप बात करते हैं और अपने लिए आप वादा करते हैं जनता से कि हम ये आपके लिए कर देंगे, वो कर देंगे, तो दूसरे पूर्ववर्ती सरकार या दूसरे दलों को आप उनकी कमी और खामियों को गिनवाते हैं। यहाँ पर क्या गिनवाएंगे? क्या अपनी ही सरकार की आप कमियां खामियां बताएंगे? जैसे अभी आपने नहीं कहा नहीं, कि इस बात का अफसोस है कि बुढ़ापा पेंशन जो करनी थी उतनी नहीं कर पाए। देखिए कमी नहीं है वो, हमने 3,000 तक लेकर आए मिलकर हम लोग, लेकिन वो चीज पूरी नहीं हुई। कमियां एक अलग चीज होती हैं, खामियां और कमियां एक अलग चीज तो है। फिर कमी है अफसोस किस खामी बात नहीं का? है, अफसोस है, लेकिन अफसोस है हमने तो कुछ तो मिलकर जो है। काम किया, मिलकर जहां तक हम लेके आ सकते थे हरियाणा को वहां तक लेकर आए। हम हरियाणा में जितना काम कर सकते थे हमने उतने काम किए गठबंधन के तौर पर। लेकिन हमारी इच्छाएं हैं कि हरियाणा जो है भारतवर्ष के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनकर उभरे हर चीज में, चाहे वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए जो है काम करने की बात हो, मतलब जो भी अपने बड़े बूढ़ों की जो मान सम्मान जो देवीलाल जी ने शुरू किया और उसको हमने 51 तक पहुंचाना है, या 75% जो हमने हरियाणा किया तो युवाओं के। दावा करती है बीजेपी के नंबर 1 बन चुका है, आप कह रहे हैं कि हरियाणा को नंबर 1 बनाना है, मतलब कसर देखिए मानते नंबर, हैं आप? अभी है कसर है हरियाणा के नंबर 1 बनने देखिए में? हमेशा आप एक चीज मान के चलिए कायनाथ जी, कितने भी आप काम कर लीजिए फिर भी लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे काम रह जाते हैं कि जो हमें अगले टर्म में पूरे करने होते हैं। 100% कोई 100% कभी भी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। बहुत से ऐसी आज आप शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास के बाद में उसका 2-3 साल बाद चीजों का असर होता है। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। हरियाणा नंबर 1 बन चुका है, लेकिन इसको कंटिन्यूस रखना भी तो जरूरी है ना। अगर ये दोबारा से गलत हाथों में चला गया, कांग्रेस के और इन सब के हाथों में चला गया, तो वापस से नीचे लाके पटक देंगे जैसे इन्होंने गुड पहले गड्ढे खोदे थे। नहीं, गुड तो नोट हम पर चाहते अलग हैं कि होने ये वाले हैं। नंबर 1 ठीक और है आगे उमेश बढ़े। जी, मैं जोगिंदर मोड़ के पास जाऊंगी। हरियाणा अभी जो कांग्रेस के बनाना प्रवक्ता चाहते हैं, हम उसको बनाना आपसे चाहते मैं हैं। ये सवाल एक अभी करना चाह रही हूँ, गुड नोट पे या बैड नोट पे साथ छोड़ेंगे? आप मुझसे कुछ कह रहे हैं कहने जी जी? जी उमेश जी, सवाल आप मेरा दोबारा आपसे ही है कि गुड नोट पे बीजेपी से अलग होंगे या फिर बैड नोट पे? नहीं नहीं, हम देखिए हमने जिस तरीके से अपना एक गठबंधन धर्म निभाया,
और उसको आज भी निभाते आ रहे हैं। आपने कभी भी देखा होगा पूरे 4 साल में हमारी तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं हुई कि जिससे हम गठबंधन को तोड़ें। हमेशा कोई बात भी अगर आई है तो बड़े भाई के नाते से हमने उनको सम्मान दिया और हमने उनका जो प्यार उन्होंने हमें दिया छोटे भाई के नाते से हमने उसे एक्सेप्ट किया। और हम चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से, पहली बात तो गठबंधन बना रहा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता भी है ऐसा तो हम से लड़ाई लड़ेंगे और गुड नोट्स पे लड़ाई लड़ेंगे, बैड नोट्स पे क्यों करेंगे? मतभेद और मनभेद में फर्क होता है। मतों का भेद होना चाहिए, मनों में भेद नहीं होना चाहिए। तो हमारे मतों में भेद हो सकता है लेकिन हमारे मनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, जोगिंदर मोर जी, कहना यहाँ पर मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब लग रहा है कि पार्टियां जो हैं आपस में जो भी साथ दिखाई दे रही हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो किस तरीके से देख रही है इन तमाम चीजों को? देखिए, आप जिस तरीके से अशोक भाटी जी को सुन रहे हैं और पिछले कई महीनों से जो राड़ छिड़ी हुई है गठबंधन के अंदर, जिस प्रकार से जो राड़ की स्थिति है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो स्थितियां बनी हुई हैं उसके अंदर पूरे हरियाणा के अंदर एक चीज साबित हो चुकी है कि ये बिल्कुल अवसरवादिता का गठबंधन है। और जेजेपी के इस गठबंधन के बाद 3 उपचुनाव आए। तीनों उपचुनाव में आपने जेजेपी की स्थिति को देखा होगा कि कहीं भी जो था भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का मान सम्मान जज्बा को नहीं दिया और ये मजबूरी बस पड़े रहे। और समय समय पर चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, चाहे कैप्टन अभिमन्यु थे, चाहे विप्लव देव इनके प्रभारी हैं, उन्होंने समय समय पर इस प्रकार के बयानबाजी की और जजपा ने कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी दिखाई कि ये मजबूरी जैसे इन्होंने बिल्कुल एक सरेंडर कर दिया हो इस तरीके से। और ये आज अशोक भाटी जी के वक्तव्य को सुनने के बाद कायनात जी, आपको कहीं भी लगता है कि इस सरकार के इस गठबंधन के अंदर एक दिन की चाहूंगी, उमेश भाटी हैं वो? हाँ जी, उमेश भाटी जी है वो। उमेश भाटी जी जो बात कह रहे हैं वो आप देखिए कि उनके बयान के बाद, आज के बयान के बाद, क्या आपको एक सेकंड के लिए भी कोई लग रहा है कि सरकार के अंदर कोई नैतिकता बची है किसी प्रकार से? जो एक दूसरे पर, अगर मान लो साझी सरकार चलती है तो दोनों दलों की साझी जिम्मेदारियां हैं। उस साझी जिम्मेदारी से कोई भी भाग नहीं सकता है, चाहे विकास का मुद्दा है चाहे किसी प्रकार का। इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार जो है आगे बढ़ी थी। ये के मुंह लेकर जो है दोनों पार्टियां, अगर आज गठबंधन जारी रहता है तो भी एक संदेश जाता है कि ये बिल्कुल अवसरवादी है, जिस तरीके से राड़ चली हुई है। आप देखिए जिस प्रकार से अमित शाह जी की जो परसों रैली हुई थी, उस रैली के अंदर जजपा का कहीं नाम तक नहीं लिया गया। वहां पर इनके नेता को किसी प्रकार से, बिल्कुल देखिए किसी प्रकार से इनके नेता निशान सिंह किस प्रकार से बात करते हैं, दिग्विजय चौटाला के किस प्रकार से बयान आते हैं, अजय सिंह चौटाला के किस प्रकार से बयान आते हैं। तो अगर ये गठबंधन आगे रहता है तो एक ये आएगा कि इन्होंने फिर अवसरवादिता को ढो लिया, और गठबंधन नहीं रहता है तो एक दूसरे के खिलाफ, आज विपक्ष को तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ, ये जो जनता सब देखेगी, सिर्फ फुटबॉल को देखेगी, एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से ये कमियों का ठीकरा फोड़ेंगे जब एक दूसरे से साझे की सरकार चलाई है। और कई कांग्रेस पार्टी की कायनात जी, हम अपने 10 साल के जो पूर्व के किए गए कार्य हैं उन विकास के कार्यों में आप देखिए, सिरसा से लेकर, सिरसा में 2 कमरे की यूनिवर्सिटी थी, हमने उसको पूरा यूनिवर्सिटी बनाया। हमने फतेहाबाद के अंदर जो है वो पावर जो थर्मल प्लांट था, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट लगाया। हमने हिसार के अंदर जो है लाला लाजपत राय जो है पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय खोला। हमने महेंद्रगढ़ के अंदर जो है विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय जो है गुजरात में लेके चले गए, रक्षा विश्वविद्यालय की हमने वहां पे मंजूरी दिलवाई थी। हमने भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जो है खोला। हमने भिवानी और रांची के अंदर जो है एक प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए कोशिश की, जो एयरपोर्ट ये जेवर में जो है चला गया इनकी नाकामयाबी की वजह से। हमने रिवाड़ी के अंदर विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, ठीक है। हमने गुड़गांव में विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। हमने जींद में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया। बात को बहुत ज्यादा आगे नहीं खींचते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल सवाल हो रहे हैं हमारे दल से, वहां पर सेकंड खाली मैं आऊंगी उमेश जी। एक सवाल यहाँ पर जोगिंदर जी, जो दिग्विजय ने भी उठाया, यहाँ पर उन्होंने कहा कि संगठन ही कहाँ है, कांग्रेस पहले इस सवाल का जवाब दे, दूसरों के लिए वो बाद में बयान दे, पहले इस बात का जवाब दे दे कि संगठन जो है कब उसका गठित होने वाला है, और जिस पार्टी के पास संगठन नहीं वो पार्टी ही नहीं। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव और आदमपुर उपचुनाव, ठीक है, आदमपुर उपचुनाव जो भजनलाल जी के परिवार के पास ही भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ा, जिस कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ ये खोलते थे, जो संगठन की बात करते, इस प्रकार से बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसने युवा कांग्रेस के चुनाव करा के संगठन बनाया है, ठीक है।
और हमारे ना किन्हीं कारणों से राष्ट्रीय राजनीति में कई बार इस प्रकार की चीजें होती हैं। पहले राहुल जी की यात्रा आ गई, फिर हमारे किन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से हमारे लेकिन प्रभारी जो है बदलते लेकिन हैं। डिले जो है वो आ- बहुत आ- ज्यादा कायनात जी, होता जा रहा है। आप खुद हाँ, देख पा रहे होंगे, रणदीप 8 साल हो गए सुरजेवाला हैं बिना को कैसे संगठन मुद्दा की सामने आ कांग्रेस रहा जो है वो वो चल सबने रही है। देखा हरियाणा के अंदर। उसके बावजूद भी देखिए हमारे पास है ना उमेश कार्यकर्ता बहुत कमिटेड कार्यकर्ता है। आप उमेश कहना जी एक कुछ बात कहना समझे चाह रहे हैं। ठीक है हाँ, कमिटेड कार्यकर्ता रणदीप आपने कहा कि है, सुरजेवाला लेकिन को हमारे संगठन का भी कमिटेड सवाल तो कार्यकर्ता बना है रहेगा ना। और हमारे इस पास बात का संगठन जवाब में नहीं हो सकता कार्यकर्ता कि ही कार्यकर्ता डेडिकेटेड कितना जी। डेडिकेटेड है या कितना पार्टी के लिए वो काम कर रहा है, प्रयत्नशील है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी तो मॉरल है वो भी डाउन होता देखिए होगा। जो ये हमारे देखते हुए हमारे कि संगठन कहाँ है। कार्य जी देखिए, एक देखिए विपक्ष आपके द्वार आज से आज जोड़ो कार्यक्रम, हमारे जितने भी जो कार्यक्रम है उनके सफलता देखिए ना, और सरकार के लिए लिया देख लीजिए, कायनात और जी, हमारे बात कार्यक्रम देख बताइए, लीजिए आप। संगठन की ये बात कर रहे चाहे हैं, हमारी मैं के आप ये खिलाफ हल्ला देखिए बोल किस रैली को तरीके चलिए देख से ठीक लीजिए। है, मैं यहाँ सुरजेवाला पर बीच में आपको बता दूं, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार शंभू बद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपसे भी आपका पक्ष लेंगे। लेकिन उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये कह रहा था कि हमारे जोगिंदर मोर जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी बखान किया कि किस तरीके से कांग्रेस ने इतने काम किए, तो कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने किस तरीके से नकारा ये भी सबने देखा। लेकिन अगर हम नकारा बात तो करें आपको भी इनके था, रणदीप आप दोनों ने सुरजेवाला को, गठबंधन की सरकार चलाई, आप तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। सुरजेवाला को उमेश जी कांटे आप तो के एक तौर दूसरे के पे खिलाफ कैसे चुनाव लड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको निकाला कौन है मैंडेट हरियाणा दिया से, है? वो सबने देखा। आप तो एक दूसरे यहाँ को से उठा गाड़ियां के दे उनको दे के कर्नाटक सरकार बना फेंकना के पड़ा उनको। जनता के साथ तो ये धोखा किया बात है, है एक दूसरे के ऊपर कि ये आरोप लगा लोग रहे हैं आज आप। इलेक्शन कब लड़ रहे हैं, ये कांटे आप निकाल तो रहे एक हैं दूसरे के आपस में। खिलाफ आरोप किरण लगा रहे हैं, अवसरवादिता पे सरकार चला दी। रणदीप सुरजेवाला जो कांटा है आज उसको आपने निकाल जो रहे हैं, बयान दिया है, कंवर साहब को इन्होंने अनैतिक पार्टी तरीके से सरकार निकाल ही चला रहे हैं दिया। आप। ये सिर्फ और सिर्फ अनैतिक रूप एक से चीज सरकार सोच चला रहे रहे हैं हैं आप। कि हरियाणा चलिए में ठीक जो है। नेहरा जी हरियाणा अभी में जो अभी कांग्रेस आपने है, वो थोड़ा कैसे टाइम से आप भूपेंद्र हमारे सिंह साथ हुड्डा जुड़े की, हैं, देर से जुड़े हैं, लेकिन भूपेंद्र अभी सिंह जो हुड्डा बात की आप कैसे सुन पा रहे हैं उससे अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि चर्चा जो है किस दिशा के और जा रही है, किस दिशा में जा रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अभी से अगर कोई भी पार्टी अपनी जीत का दावा करती है लोकसभा चुनाव में, तो वो दावा अभी हवा हवाई है। और आज जनता जो है क्षेत्रीय दलों की तरफ जो है उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, मजबूती के साथ देख रही है। आज के जो सांसद हैं, वर्तमान जो सांसद हैं, वो तो गुमशुदा रहते हैं, अपने ही क्षेत्र में कामकाज पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और आज जनता डॉक्टर अजय सिंह और दुष्यंत के बतौर सांसद किए गए कामों को याद कर रही है। इस बयान को कैसे देखते हैं? कायनात जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी देखिए कायनात जी, सबसे पहले तो मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं कि मैं पिछले 20 मिनट से 25 मिनट से इस डिबेट में जुड़ा हुआ हूं, और आपने मुझे बोलने आप का भले ही मौका जुड़े नहीं दिया। होंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, कुछ तकनीकी दिक्कत थी जिसके मैडम, चलते आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हम लगातार मैडम, कोशिश देखिए, कर रहे हैं। जब मैडम मुझे आपकी सारी बात सुन रही हैं, जिन प्रवक्ताओं को आप बुलवा रही हैं, उनकी नहीं, मुझे आपकी सारी बात आप सुन जरूर रही है। सुन पा रहे होंगे, लेकिन हम नहीं आपसे कनेक्ट कर पाए थे। ठीक है, चलिए, ये जो आपके सवाल है चैनल अब की उसका समस्या जवाब। है, लेकिन आगे से थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, क्योंकि मैं जब 7:45 बजे से डिबेट में लाइव यहाँ पे बैठा चलिए हुआ नेहरा हूं जी, और ठीक मैं है बार-बार ठीक है, आपको इतना फोन कर अधीर रहा हूं। क्यों हो रहे हैं? थोड़ा संयम बरतिए। मैडम, अब जवाब कहाँ उस से सवाल करते का हैं? जवाब जो दर्शक मैंने अभी के- आपसे आपने किया। दर्शक के तौर पे बुलाया है क्या? 20 मिनट हो गए बैठे बैठे मुझे। देखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ मैडम कि सबसे बड़ी ये बात है कि थोड़ा समय दीजिए आपने, मैं 25 मिनट से सुन रहा हूँ सबको। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, और 2024 के चुनावों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल से 1 साल पहले हमने शुरू कर दी थी तैयारी, और अभी 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी का एक महाजनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जनता के बीच में जाके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 9 साल की सरकार है, जो जनहित में हमने काम किए हैं, उसकी जानकारी हम जनता के बीच में जाके दे रहे हैं। और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खुद सिरसा में रैली करके गए, ऐतिहासिक रैली करके गए, जनता का प्यार आशीर्वाद हुआ, भिवानी महेंद्रगढ़ में रैली हुई, और हर विधानसभा के अंदर हमारे पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन चले हुए हैं, हर लोकसभा के अंदर हमारी रैली चली हुई है। ठीक है नेहरा जी, जो तैयारियां हैं बीजेपी की और जो भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं, जमीनी स्तर पर हम भी देख रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से, वो भी जब गठबंधन में शामिल दल के नेता की तरफ से बयान आता है, मैं सिर्फ उस बयान का आपसे जवाब चाहती हूँ। जो आधार है, किस आधार पे आप देख रहे हैं कि आखिर इस प्रकार का बयान वो क्यों दे दिया उन्होंने? वो कह रहे हैं कि अगर पहले से ही कोई भी पार्टी जीत का दावा करती है वो सिर्फ हवा हवाई है, यानी बीजेपी जो दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगी वो हवा हवाई है।
माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने स्पष्ट कर दिया है, गठबंधन चल रहा है, आगे चलेगा। जहां तक चुनावों का विषय है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने 10 की 10 सीट जीती और 2014 में भी जीती, और इसी तरह से 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आएगा, हम 2019 की तरह फिर से 2024 में भी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, अपने नेतृत्व के दम पर, अपनी सरकार के दम पर जो हमने काम किया है, 2019 की तरह फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतने का काम करेंगे। विश्वास किस पर ज्यादा जताएगी हरियाणा की जनता, क्योंकि गठबंधन में सरकार चला रही है दोनों पार्टियां, और दिग्विजय कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की तरफ जनता जो है उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, मजबूती से देख रही है। अब यहाँ पर आप मैडम जो उपलब्धियां हैं किस प्रकार से अपनी रखेंगे जनता के बीच? क्या केंद्र सरकार का लेखा जोखा जाएंगे लेके, या फिर जो प्रदेश सरकार है उसका? देखिए, 2014 और 2024 2019 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है, और जब सांसद बना करके भेजती है जनता, तो वो देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं और देश के प्रधानमंत्री देश का विकास करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और आने वाले विजेंद्र जी, अभी तक आपने बीजेपी के नेताओं की, केंद्र की, प्रदेश सरकार की बात की, लेकिन मैंने जेजेपी को लेकर जो सवाल किया था आपने उसका जवाब नहीं दिया है अभी तक। जेजेपी के लिए जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे अपनी पार्टी की बात करनी है, हम जो काम कर रहे हैं उसको लेकर बात लेकिन करनी है। बात तो आपकी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं की गई है। ठीक है, अनुराधा शर्मा भी जुड़ी हुई है, बहुत देर से, आपसे बहुत पहले से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और काफी मुस्कुरा भी रही हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। एक सवाल का और जवाब मैं आपसे चाहूंगी विजेंद्र जी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो दोनों दल हैं स्वार्थ सिद्धि का गठबंधन है, जब तक स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा तब तक साथ रहेंगे, जब लगेगा कि नहीं हो रहा तब टूट जाएगा। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनको गंभीरता से हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो पार्टी के 3-3, 4-4 अध्यक्ष मिलके पिछले 15 साल से संगठन नहीं बना पाए, अगर वो सरकार बनाने की बात कहते हैं तो जनता को हंसी आती है कि जो कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर ना प्रदेश का संगठन बना पाई, ना जिला का संगठन बना पाई, ना ब्लॉक का संगठन बना पाई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गुटबाजी है, वो कांग्रेस पार्टी अगर कोई बात कहती है तो मुझे लगता है ना हरियाणा प्रदेश की जनता उसको गंभीरता से लेती है, ना भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से लेती है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद लोकसभा विधानसभा में हमारे साथ है, और तीसरी बार 2024 में लगातार हम जीत की हैट्रिक लगाएंगे। जनता के आशीर्वाद से लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। चलिए, मैं अनुराधा जी आऊंगी आपके पास में, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी भी बात ले लेते हैं। जी कायनात जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो विजेंद्र नारायण जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं करे, इनके नेता आपस में आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा है इनके सांसद नदारद रहते हैं, ठीक है। वीरेंद्र सिंह कहते हैं हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। विप्लव देव कहते हैं कि हमने उनको ऊपर एहसान किया, कोई एहसान नहीं है। और मुख्यमंत्री ये कहते हैं ये सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है, सरकार हमारी है, वो सिर्फ सहभागी है। ये बातें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं कही है। ये क्या मुंह देखे? और आज जो उमेश भाटी जी ने बयान दिया है, जिस प्रकार से दिग्विजय जी ने कहा, क्या इस गठबंधन में कोई नैतिकता बची है सरकार चलाने की? कि ये रत्ती भर भी कोई नैतिकता बची है कि जिस तरीके से इन्होंने ये बयानबाजी एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, और तो जब गठबंधन ये कह दे कि 10 से 10 लोकसभा सीट बेचे गए, तो क्या दोनों पार्टियों को इकट्ठा रहने का कोई नैतिक अधिकार है? नहीं बना पाए हुड्डा साहब, लेकिन हुड्डा साहब कीजिए ना, संगठन आपको तो फायदा ही है। उसके बाद भी 3 उपचुनाव में आप देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। वृद्धा उपचुनाव में कितनी बुरी तरह से आपकी कांग्रेस जेजेपी को तो एक भी सीट नहीं दी, बीजेपी का 3 उपचुनाव में। चलिए अनुराधा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर जो है अपने संगठन को लेकर काफी तेजी से काम करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में अपनी सियासी पांव जमाने के लिए पार्टी जिस प्रकार से अपनी चुनावी बिसात को और सियासी बिसात को बिछाती जा रही है, उससे क्या कहेंगे कि अब जो है कड़ी टक्कर देने वाली है आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर? देखिए, दारू वाली पार्टी की आज तक हरियाणा में एक भी चुनाव में जमानत नहीं बची, और आप ठीक है अनुराधा जी ने सवाल का जवाब देने के लिए वो बात रखनी है, उसके बाद आपको जरूर मौका दूंगी। ठीक है अनुराधा जी, तमीज नहीं है तो आप मत बैठिए डिबेट में। मैं आपको बलात्कार और बलात्कारियों की पार्टी बोलूं क्या? आपको बात करने की तमीज नहीं है, कहां से आ जाते हैं आप लोग?
दारू वाली जो पार्टी है वो आज तक ये मत करिए आप। जमानत नहीं बचा पाई है। ये बदतमीजी करेंगे, मुझे घोर आपत्ति है कायनात जी, रोकिए। मैडम देखिए शराब घोटाले विजेंद्र जी मैडम देखिए कायनात जी क्या विजेंद्र जी, शराब घोटाले का आरोप एक राष्ट्रीय दल है आप, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की एक राष्ट्रीय दल है। सरकार का आरोप नहीं है क्या? मैडम मैं बलात्कारियों की पार्टी बोलूं, भारतीय जनता पार्टी को ये सुनना चाहते हैं आप? दारू मैं घोटाले आपकी में मर्यादाहीन भाषा का इस्तेमाल कर बात रही वहाँ पार्टियों की उस बात को लेकर मत कीजिए जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। जो सवाल है, जो जिस तरीके की चुनावी चाल है उस पर रहे ना। ठीक है अनुराधा जी। मैडम दारू घोटाले शराब घोटाले में जेल में इनके नेता, तो दारू वाली पार्टी तो कहते ही है लोग इनको, दिल्ली में हर गली में दारू वाली पार्टी कहते हैं। विजेंद्र जी, यूं तो हरियाणा में भी एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई सवाल उठे। ठीक है अनुराधा जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं ना। ठीक है अनुराधा जी जो सवाल किया, समय समाप्त हो रहा है, मुझे शंभू भद्रा जी के पास भी जाना है। ठीक है जेल के अंदर मैं शराब आपको घोटाले ये में कहना दारू वाली चाहती हूँ पार्टी कि कहते हैं। 2022 में 2 चुनाव हुए हरियाणा के अंदर, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, जिस तरह से हमने ब्लॉक समिति, जिला परिषद और निकाय चुनाव में अपना स्थान बनाया है, हमने संगठन घोषणा हरियाणा में कर दी जिला स्तर पर, और इस महीने के अंत तक हम और ब्लॉक स्तर तक अपने संगठन की घोषणा कर देंगे। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर, अपनी नीति को लेकर जनता के बीच में है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि पहली बार आप राजनीति में देख रही होंगी कि काम के ऊपर राजनीति की में बात की जा रही है। इससे पहले जात बिरादरी की बात की जाती थी, मंदिर मस्जिद की बात की जाती थी, बांटने और लड़ाने की बात की जाती थी, लेकिन आज हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है। हम हर मुद्दे को लेकर पूरी तरह से अपनी भूमिका हरियाणा के बीच में निभा रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को देखा है, हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, और हरियाणा के लोग विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी, फिर जरूर आपकी बात भी सुनूंगी। ठीक है, आप आराम से अपनी बात 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, एक विकल्प के रूप में। अनुराधा जी बहुत देर से विजेंद्र जी कह रहे हैं कि एक सवाल है। ठीक है, उनका सवाल सुन लेते हैं, क्या सवाल है, फिर मैं जरूर आपसे आपका पक्ष लूंगी। ठीक है अनुराधा जी, थोड़ा रुकना चाहूंगी। ठीक है विजेंद्र जी, विजेंद्र जी ठीक है, जल्दी से अपना सवाल रखिए और जल्दी बात खत्म कीजिए अनुराधा जी से। मुझे मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक मौका परस्त पार्टी है। बिहार के अंदर नीतीश यादव जी को देख लीजिए, पंजाब में अकालियों को देख लीजिए, हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार को देख लीजिए, कुलदीप बिश्नोई को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए, ये लोग। ठीक है शंभू भद्रा जी, सभी पार्टी प्रवक्ताओं का आपने सुन लिया है। कुछ नई पार्टियां भी हरियाणा की सियासत में जो है वो अब अपना मौजूदगी दर्ज करवाने वाली हैं। तो अभी जिस प्रकार से गठबंधन सरकार में शामिल दलों के बीच जो बयानबाजी का दौर, वार पलटवार का दौर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस अपने अलग ही मसलों में घिरी हुई नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है ये चुनाव जो है किस और दिखाता हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है, और जनता जो है किस प्रकार से चुनने वाली है? चुनौती इस बार कितनी बड़ी होने वाली है सभी के लिए, जनता के लिए और सियासी दलों के लिए? देखिए, राजनीतिक दलों की स्थिति में अगर साफ कर दूं तो 2014 से 2019 आने में बीजेपी का जो सीट है वो घटी, और बीजेपी को सहारा लेना पड़ा जेजेपी का। और 2019 से अब 24 आएगी तो बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी होगी, और जनता में एक अंडर करेंट भी है। तो ये तो बीजेपी की स्थिति है, वो तैयारी अपने लेवल पे कर रही है, अच्छी बात है। अब आइए जेजेपी की अगर बात करेंगे आप, तो जेजेपी को जो वोट मिला था वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट मिला था। इस बार इलेक्शन में जाएंगे तो उनके पास बीजेपी के साथ जाने के लिए क्या जवाब होगा, ये जेजेपी को सोचना होगा कि जनता को वो क्या जवाब देंगे, तभी उसकी जो अपनी स्थिति राजनीतिक ये है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस को पिछली बार अच्छी सीटें मिली थी, 31 सीट मिली थी, सरकार नहीं बना पाई थी। इस बार कांग्रेस के सामने संगठन को लेकर जो कमियां है वो मौजूद है, लेकिन कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा कि एक अच्छे संगठन के तौर पे कैसे जनता के सामने कांग्रेस खुद को प्रेजेंट करती है 2024 में, चाहे लोकसभा को हो चाहे विधानसभा को हो, दोनों ही दौर में कैसे प्रेजेंट करती है वो देखने वाली बात होगी। बीजेपी के पास मोदी ही चेहरा होंगे, ये बात तय है। जो आम आदमी पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि हरियाणा में कोई न कोई जगह बने, एक से सरकार बनाने के लिए एक कम से कम जगह बननी शुरू हो जाए, तो उसकी कोशिश है आम आदमी पार्टी की।
और आम आदमी पार्टी के सीन में होने से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो इलेक्शन में आपको पता लगेगा। तो ये राजनीतिक स्थिति है। लेकिन इसी के साथ जो सरकारी वादे हैं, जो सरकार ने दलों ने जनता से वादे कर रखे हैं, उसमें बहुत सारे वादे हैं जो पूरे किए हैं, बहुत सारे वादे हैं जो पूरे नहीं किए हैं। ठीक है। और उसको जनता किस रूप में लेगी ये सारी चीजें इलेक्शन में दिखाई देगा। अभी सभी दल अपने अपने स्तर से दावे कर सकती हैं, जिनको जो लगता है वो दावे ठीक है। अभी 1.5 साल का वक्त है, मौका है और जनता के बीच पहुंच तो जरूर रहे। जल्दी से चाहूंगी, जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है। एक चीज एक लाइन में कि भाई प्रवक्ता बुलाते हैं तो अच्छे लोगों को बुलाया चाहिए, जो कम से कम दूसरे के सुनने की भी मदद रखते हो और अपनी बारी में ही बोले, ताकि एक अच्छा इंटरनेशनल डिबेट देखो, कम से कम एक दूसरे अपनी बात रखिए तो अगला समझेगा। और बीच में टोकना, बीच में ये सारी चीजें एक अच्छा सोच है, अच्छा तरीका है। तो ये अच्छे लोगों को मतलब जोड़िए अपने डिबेट में। ये मेरा बिल्कुल एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2024 में क्या परिदृश्य रहने वाला है, चुनौती जो है, चुनावी चुनौती, वो किसके लिए कितनी बड़ी होने वाली है, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की अभी स्थिति परिस्थिति बनती नजर आ रही है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि जो चुनावी दल हैं अब कहीं ना कहीं जो विश्वास की बात हो रही थी, अब अविश्वास की भावना से भरते जा रहे हैं और जनता के बीच अपना विश्वास बढ़ाने के लिए अब रस्साकसी जो है आपस में ही शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।